36 इयर्स की उम्र है अभी और मैं 20 साल का था जब मैं रेडियो जॉकी बना। तो 16 साल से मैं रेडियो में, मैंने कभी आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, न मेरी कोई इच्छा थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार ये किसी और को करना चाहिए, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, शायद मैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी ना उठा पाऊँ। ये मैंने ऑनेस्टली मतलब ये मैंने सोचा शुरुआत से, कभी नहीं ट्राई किया मैंने किसी चीज़ के, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी 15-16 साल का अनुभव है। बहुत अच्छा ना हो कि मैं मास कॉम कर लूँ, ललित भाई करवा देंगे और मैं भी कहीं सरकारी में बोलूँ यार मुझे कहीं कुआं यूनिवर्सिटी गढ़वा दिया, कहीं बना दो यार कुछ है, कुछ कर लेता हूँ, मैं भी इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, बट नहीं करता है क्योंकि वो बड़ा जिम्मेदारी वाला काम। सो मेरे को क्या लगता है बच्चों, हमें जिनका इंटरेस्ट है, देखिए अगर वाकई में आपका मेडिकल में जाने का इंटरेस्ट है, आपका वाकई में बिल्कुल ऐसा है कि मैं फौज के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, तो फौज में जाइए। आपका ये है कि नहीं यार हमें तो पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि 99% या 100% लाने वाला ही पढ़ाएगा। हो सकता है कि 40% लाने वाला भी अच्छा अध्यापक हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है कि 99 वाला ही पढ़ाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और 99 वाले तो पढ़ाते भी नहीं है, वैसे मैंने जितना देखा है वो तो निकल जाते हैं बाहर, उनको बढ़िया कॉलेज मिल जाते हैं, बढ़िया कॉलेज से बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाती है, वहां से बढ़िया उनका क्या बोलते हैं कि वो पैकेज लग जाता है, वो कहीं विदेश निकल लेते हैं, और जब फिर वो एक बार बाहर निकल लेते हैं, फिर वही है कि जो निकल गया फिर निकल गया, वो वापस कहाँ आता है वाला। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जो एवरेज किस्म के लोग होते हैं ना, वो सोसाइटी को ड्राइव कर रहे होते हैं, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है ना। तो और मुझे ये लगता है जो एवरेज लोग हैं ना, आप में से कितने हैं जो टॉपर टाइप के, बताना। थैंक यू, बड़ी बढ़िया जगह बैठा हूं मैं। कितने हैं जो जिनको लगता है कि अपन ठीक है, एवरेज है, 40, 50, 60 टाइप, राइट। देखो तुम लोगों को न तुम्हारा कोई रिश्तेदार अपने पास ले जाएगा दिल्ली, क्योंकि उसको पता है तुम कुछ नहीं करने वाले, ठीक। न तुम्हें कोई कॉलेज वाला उठा के तुम्हारी होर्डिंग लगाएगा, एवरेज आदमी हो। समाज में सबसे ज्यादा काम तुम ही आने वाले हो, किसी की बारात में पानी भरना होगा, किसी को कहीं छोड़ने जाना होगा, किसी के बैंक से पैसे निकलवाने होंगे, किसी की टिकट बुक करानी होगी, जो भी काम होगा वो। और घर में अगर किसी को किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि तुम ही घर पे हो, जो पाया जाएगा वो धोया जाएगा, है ना। तो बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि समाज में ज्यादातर काम एवरेज टाइप के लोग करते हैं। अच्छा, सबसे कम इंपॉर्टेंस उन्हीं की होती है, क्योंकि जो पढ़ाई में बहुत तेज होता है उनको सब बाहर भेज देते हैं, जो बिल्कुल ही खत्म टाइप का होता है उससे कोई बात नहीं करता, बीच वाला फंस जाता है, वो सारे काम उसने करने। जब सारे काम आपने करने हैं तो आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए। और जो मैं कह रहा था, अगर आपको लगता है कि आप उन पर्टिकुलर ट्रेडिशनल फील्ड्स में जा सकते चाहिए, अदरवाइज, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मान लीजिए 12th तक आते आते भी ये नहीं पता चलता है कि यार करना क्या है, मतलब हम बने किस चीज के लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जब आपको ये नहीं पता चलता है ना कि हम बने किस चीज के लिए, तो आप खोजना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर देखना झांकना शुरू करते हैं कि निकाला तो सही, कुछ तो निकलेगा यहाँ से, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। और जब आप उस चीज को पहचान पाते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज होती है। मैं बागेश्वर में पढ़ता था, विद्या मंदिर 10th तक, तो 10वीं तो एक बार में निकल गई मेरी, 59.50% लेके आया था मैं स्टेट बोर्ड से। 11th में मैं फेल हो गया, तो ऑब्वियसली होना तो कौन चाहता है, पर कर दिए गए। लेकिन वो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। कैसे? मुझे नहीं पता था कि रेडियो जैसी कोई फील्ड होती है, क्योंकि 2003-4 में बागेश्वर में किसको पता होगा रेडियो। अब इन्हीं को नहीं पता, अभी 2024 में मैं कह रहा हूँ आरजे क्या करते हैं, तो ये सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए नहीं कि मैं इस फील्ड से हूँ, इसलिए कि ये दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आज सबसे बड़े ब्लॉगर, सबसे बड़े यूट्यूबर, सबसे बड़े टीवी में एंकर, वो सारे रेडियो जॉकीज हैं। इसका मतलब हम रिसर्च बहुत ज्यादा कर नहीं रहे, हमें जो दिख रहा है सामने, गुलाबी शरारा पे 4 ठुमके लगा दिए, इस पे रील बन रही, उस पे, वो भी करो। लेकिन ये जो सेलफोन है, बेटा पुराने जमाने में तुम पूछोगे ना तो आपके दादा परदादा बताएंगे कि वो पत्थर से पत्थर पे मार के आग जलाते थे। और ज्यादा दूर नहीं जा रहा, 25 साल पहले मैंने भी वो लैंप, वो लंबू बोलते थे, वो केरोसिन का तेल भर के जो है, गांव में लाइट नहीं थी तो उससे हमने पढ़ाई करी। और आपके पापा दादा ने तो और टफ टाइम देखा होगा, तब वो लोग पढ़ते भी थे। मेरे दादाजी 1953 में फौज में भर्ती हुए थे, तब भी वो 8वीं पास थे। 1953, 47 में तो देश आजाद हुआ था। तो आप सोचो,
अभी क्या हो रहा है ना, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, आप लोगों को पानी भरने नहीं जाना, आप लोगों को गेहूं किसाने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है, आपको सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, सेलफोन भी है आपके हाथ में। पहले पास होने पे, सेलफोन छोड़िए, अगर साइकिल लेना है, नए शूज खरीदने हैं, तो पहले पास होना होता था, उसके बदले जूते मिलते थे। अगली कक्षा में अच्छे मार्क्स आए तो नए कपड़े मिलते थे। ग्रेजुएशन में टॉप किया तब सेलफोन मिलता था। अब तो क्या आपके लिए, वो आप पैदा होते हैं सबसे पहले आपको सेलफोन ही मिलता है, बिकॉज उसके बिना आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो घर वालों को भी लगता है कि चलो ये रोएंगे, इससे बेटर है इनको सेलफोन दे दो। मुझे लगता है आपके पास ना दुनिया हिलाने का माता रखते हैं आप इस सेलफोन से, अगर आप इसकी पावर समझ पाए। हम एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं इसी सेलफोन पे, तो आप सोचिए दुनिया की जितनी बड़ी क्रांतियां पिछले 4-5 साल में, आप देखिए पहले लोगों को लगता था कि हमें खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, आज स्विगी जोमेटो से रेस्टोरेंट आपके घर पे आता है। पहले आपको, मान लीजिए किसी को अगर दूसरे शहर जाना है, या अगर टेहरी से देहरादून जाना होता होगा, मान लो किसी को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, तो एक दिन पहले किसी गाड़ी वाले को जाके बात करके पूरी व्यवस्था करनी होती थी। कोई जरूरत नहीं है, आज आप ओला उबर करते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। आपके स्कूल की फीस के लिए पहले लाइन में लगना होता होगा, अब वो आपका जो है गूगल पे या पेटीएम से हो जाता है। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आज कितने बड़े बड़े लोग स्टार बन गए हैं उस सेलफोन से। आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखते होंगे, या UK7 राइटर है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो उसी सेलफोन से स्टार बन गए हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूबर बनिए, वो बनिए या वो, मैं कह रहा हूँ इसकी पावर को समझिए कि इस इंटरनेट से आप कितना बड़ा गेम कर सकते हैं, क्या आप क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे सब कुछ तो हो चुका है, ऐसा नहीं है। 4 साल पहले तक सबको लग रहा था सब कुछ हो गया, अचानक से AI आ गया। एक आदमी लिख रहा है, मेरे को ध्यान है, मैं एक दिन मसूरी में था, एक जनरल साहब आए थे, उनकी स्पीच थी, बोले मैं 3 पेज लिख के लाया और कल रात भर लिख के मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा, और जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने ऐसे ही सोचा एक बार टैली करने के लिए, मैंने AI पे सिर्फ ये डाला, मतलब उस दिन का जो टॉपिक था उसका टाइटल डाला, विद इन आई थिंक 30 सेकेंड उसने जो है 5 पेज की इतनी बढ़िया स्पीच लिख दी। उनको ताज्जुब हो गया कि मैं ये 3 घंटे में जो मैंने स्पीच लिखी है, ये AI ने, मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ, ये 30 सेकेंड में कैसे कर दूँ। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो चुका है, अभी होना बाकी है। आप लोगों को बस अपने अंदर झांकना है और थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ हमें ध्यान देना है। जैसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हम पुराने समय से एक ही तरह का करते आ रहे हैं, क्यों लोगों का, अच्छा खाना तो सभी खा रहे हैं ना, तो फिर ये खेती बंद क्यों हो गई? ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसका, है ना। हम कई बार कहते हैं कि फसल को ये हो जाता है, वो हो जाता है, उस तरह की चीजें लगाएं जिनको कोई जानवर नुकसान नहीं देते हैं, है ना। हर चीज में स्कोप है, भाषा को लेके, लैंग्वेज सीखने को लेके स्कोप है। आज के टाइम में हमारे ट्रेडिशनल जो पुराने हाउसेस थे, अगर आप सोचिए, धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं ना, बड़े शहरों से शिफ्ट हो रहे हैं वापस पहाड़ों की तरफ। अच्छा, जिनके पहाड़ में घर हैं वो तो कम आ रहे हैं, जिनके नहीं है वो ज्यादा घर बना रहे हैं। और आप अगर उनकी मेंटालिटी पूछेंगे तो कहेंगे कि यार हमें वो दिल्ली बॉम्बे में जो है वो 2 BHK में नहीं रहना, हमें खुला आसमान देखना है। और जो हमारे पास है, जैसे वो पुरानी वो थी ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तो हमारे गले में कस्तूरी और हम जंगल में ढूंढ रहे हैं कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमारे साथ ज्यादातर जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनके साथ ये चैलेंज है, प्रॉब्लम है। हमारे पास कस्तूरी है और हम दिल्ली बॉम्बे में जो है खुशबू ढूंढ रहे हैं कि यहाँ हमें खुशबू मिलेगी, जबकि सब कुछ यहीं पर है हमारे पास में, है ना। हम एक जमाने में कहते हैं कि गांव से आप पूछना अपने घर में, सिर्फ नमक लेने के लिए लोग मेरे ख्याल से सड़क पे आते थे। बाकी क्या होता था, सरसों ऊपर ही उग जाती थी गांव में, वहीं पिसाई होती थी, उसका तेल निकल जाता था। आपके जितने मसाले हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे आपका धनिया हो, चाहे मिर्च हो, वो सब कुछ वहाँ पे उगती थी, उसको सुखा के वो लोग पीसते थे, वहीं बना लेते थे। गेहूं के लिए आटा बनाने के लिए आपके घराट होते थे, धान कूटने के लिए बोखड़ी में जो है मारते थे और चावल निकल जाता था, ठीक है। तो सिर्फ ये होता था कि कहते हैं कि नमक लेने के लिए आते थे, गुड़ भी ऊपर ही बना देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, आज के टाइम में हमारा पीसी नोट तो वहां से बाहर निकला, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। पहले दाल भी उगाते थे, सब कुछ करते थे, है ना। और ये बड़ा मतलब जिसको कहते हैं डिसहार्टनिंग टाइप का है। मैं देखता हूँ कई बार बागेश्वर वगैरह भी,
वो ऊपर एकदम दूर दूर तक भी वहां पे क्या है, वो दूध के थैले पहुंच गए हैं, वो आनंदा का और अमूल का पनीर पहुंच गया है। तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पे कंज्यूम कर रहा है आदमी, इसका मतलब वहां जरूरत है, लेकिन कोई पैदा नहीं करना चाहता। हम इतने डिपेंडेंट, मतलब खुद के जीवन के लिए, चलिए हम नौकरी पे किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट खुद के खाने पीने और रहन सहन के लिए कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? और धीरे धीरे हम ये हो रहे हैं, वो आलस हमको पकड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, जहां प्रॉब्लम है ना, वहीं एक्चुअली आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि यार अगर ये प्रॉब्लम है, मान लो कोई नहीं उगा रहा है तो क्या मैं उगा सकता हूँ? कोई पनीर वहां नहीं बना रहा है तो क्या मैं बना सकता हूँ? ये एक्चुअली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जब किसी चीज की कमी होती है, वहीं पर आपके पास में मौका होता है चौका लगाने का कि बॉस ये प्रॉब्लम है, खा तो सब रहे हैं, राइट? जैसे आप देखिए प्राइवेट, कितने बच्चे हैं इसमें से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं? मिक्स है। गवर्नमेंट वाले कितने हैं? अच्छा, कमाल की बात पता है क्या है? मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा था, ये 4-5 बच्चे कौन होंगे? हाँ, ये जितने प्राइवेट वाले हैं, अब ये देखो, यही फर्क है। लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इन 5 बच्चों का कोई मन नहीं लग रहा मेरी बात, कोई मन नहीं लग रहा इनका। ये बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, और मैं तब से सोच रहा था, और मैं इनको प्राइवेट वाला समझ रहा था। मैंने कहा हो सकता है ये शॉर्ट चल रहे होंगे दिमाग में कि हमारा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट उसमें पढ़ रहे हैं, इनके सिस्टम के ऊपर रोज क्वेश्चन उठता है, जहां ये पढ़ते हैं, जहां से निकलते हैं। ये मैं इनकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन बेटा अगर कोई बता रहा है, आपका कोई मन नहीं है, मेरा क्या नुकसान है? मैं तो 16 साल से इसी फील्ड में हूँ, रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ। नुकसान तुम्हारा है। और फिर हम क्या कहते हैं, वही लाइन में खड़े हो जाते हैं, नौकरी, हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। फिर ऐसे बच्चे जिनका आज सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, कल ये पढ़ा रहे होंगे, फिर इनके द्वारा पढ़ाए हुए वहां बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और मुझे तो ये लग रहा है, कैसे पढ़ाओगे यार? अभी तो संख्या 5 टीचर और 10 बच्चों तक पहुंच चुकी है, बाद में ये आगे होने वाली है, और तो ये बंद ही ना हो जाए। तो हमें ये सोचना है, जो मैं बता रहा हूं, कि जहां पर भी हमें प्रॉब्लम लग रही है, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, कोई एक प्रॉब्लम उठाइए। आप में से अभी पीछे शार्क टैंक करके एक शो आ रहा था, देखिए, एक्सपोजर बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं भी बाहर निकला तो शायद मुझे पता चल पाया। जब मैं दिल्ली पहुंचा, वहां नए नए FM चैनल आए थे, तो मुझे लगा कि यार शायद मैं कर जाऊं इसमें, क्योंकि मैं स्कूल में पहाड़ी गाने गाता था, पुराने गाने। और ऑब्वियसली आज जितना बढ़िया बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता था मैं, आप जैसा ही स श ज ज बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। 1.5 साल तक सिर्फ वही ठीक करता रहा कि यार ये कैसे होता है, इसको ठीक है। लेकिन जब उस फील्ड में आ गए, तो अब इतना समय इसमें हो गया है। बट मैंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। जब हमने ओहो रेडियो भी शुरू किया ना, मेरे को, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे लिखते थे कि आप देहरादून में रेडियो स्टेशन में काम करते हो, लेकिन हम गाँव में तो रेडियो सुन नहीं पाते। बहुत सारे फौजी भाई मेरे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिखते थे कि हम यहाँ कैसे रेडियो सुनेंगे। दिल्ली NCR में बहुत लोग रहते हैं उत्तराखंड के, वो लिखते थे कि दिल्ली में कैसे सुनाई देगा आपका रेडियो। तो देन मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई कि हाँ यार, ऐसा फ्रीक्वेंसी से तो संभव नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इसको इंटरनेट की मदद से क्या हम कुछ कर सकते हैं। और मैंने देखा था कि वर्ल्ड वाइड जो है 2015-16 से मैं नोटिस कर रहा था, एक वेब रेडियो करके चलते थे, जो वेबसाइट्स के थ्रू, तो .com जो भी होता है, तो उसके थ्रू चलते थे। तो मुझे लगा यार क्या इसको हम ऐप पे ला सकते हैं। और हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। हमने बात करी कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो सकता। कुछ ने कहा ट्राई करते हैं। करते 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 हमने क्रैक कर लिया कोड कि हाँ हो तो सकता है। एंड देन हमने वो क्रिएट किया। एंड आप यकीन मानिए, जैसे हमारी ऐप आई, मैंने एक फेसबुक लाइव किया और मैंने कहा कि भाई ये पहला डिजिटल रेडियो आ गया है, वो रेडियो आप डाउनलोड कीजिए। पहले 24 घंटे में हमारे 5000 ऐप डाउनलोड हो गए। नेक्स्ट 12 आवर में हमारे अगेन 5000, मतलब 1.5 दिन के अंदर 10,000 ऐप डाउनलोड। विद इन आई थिंक 2-3 मंथ्स हमारे 50,000 हो गए। 4 महीने के अंदर हमारे जो है 1 लाख ऐप डाउनलोड हो गए। तो बिकॉज एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ हम बढ़े। आप लोगों से निवेदन यही है, ट्रेडिशनल तरीकों में जिनको जाना है, जो बहुत श्योर हैं, तो जाइए। अदरवाइज वहां भीड़ बहुत लगी हुई है, बहुत भीड़ है। आप देखते हैं ना, भर्ती के लिए कितनी भीड़ है, जॉब्स के लिए कितना। कुछ अपना क्रिएट करने की सोचिए, और तब आप क्रिएट कर पाएंगे
जब आप इस सेलफोन का सदुपयोग, मैं इसको बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि आप इसको देखिए, इसका यूटिलाइज कीजिए, इसके यूज मत होइए। ये आपको यूज करता है, आपको इसको यूटिलाइज करना है। यूज एंड यूटिलाइज में समझते हैं अंतर क्या है? बताओ। कुंडी हिलाई थी तुमने या गलती से हिली थी? बताओ बताओ, कौन बताएगा? बच्चों में से ही बताओ कोई। यूज और यूटिलाइज में क्या अंतर है? एक मिनट सर, एक सेकंड है, शुरू से बोलना बेटा। उसका इस्तेमाल करना और यूटिलाइज मतलब उसका सदुपयोग करना। तो सेलफोन कई बार हमको इस्तेमाल करता है, वो हमारा टाइम लेता है, हमको आदत लगा देता है। कुछ नहीं भी आ रहा होता, हम दिन भर लगे रहो। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं कि हरदम प्रोडक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप 1 घंटा वो कर लो जो आपको मतलब कुछ नहीं करना जी, वो जैसे कहते हैं ना, वो जो कुछ नहीं करते कमाल करते टाइप्स। 1 घंटा वो कर लो, लेकिन 1 घंटा वो करो कि मैंने आज इस सेलफोन से क्या सीखा। मैं बहुत किताबों की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज ठीक है, वो किताब किसी का अपना अनुभव लिखा हुआ है, उसमें हो सकता है कोई वैज्ञानिक तौर पे कोई चीज हो तो वो साइंस में प्रूवन हो, उन्होंने वो लिख दी हो, कोई भाषा से रिलेटेड कोई चीज हो तो वो हो। हम अभी भी भाषा के उसमें भी वहाँ सेमिनार चल रहा है। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मैंने आइडेंटिफाई करी है, 2 चीजें। हिंदी और अंग्रेजी को हम आज भी सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ रहे हैं, भाषा की तरह नहीं पढ़ रहे। और उसका नुकसान क्या हो रहा है? वही जो विज्ञान के साथ हो रहा है। जो आप स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, फिर आप 12वीं के बाद बाहर निकलते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि ये साइंस काम कहाँ आ रही है। बिकॉज आप जब तक उसको सिर्फ सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो वो कभी काम नहीं आएगी आपके। लेकिन जब आप उसको इस तरह से देखेंगे कि यार विज्ञान तो सब जगह है ना हमारे, अब वो धूप से सोलर पैनल गर्म हो रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये साइंस नहीं है ना? तो हम समझ क्यों नहीं रहे हैं इसको? सेम हमारी हिंदी और अंग्रेजी, हम जब तक उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। एक बात बताइए, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और 12वीं के बाद भी आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही, इसका मतलब आपने भाषा की तरह। हिंदी, लोगों को लगता है हमें हिंदी बोलनी आती है, सबका उच्चारण गलत है। आज तक इस प्रदेश में शब्द स और श सही नहीं हो पाया लोगों। क्यों? क्योंकि अध्यापक भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, स तीनों स, या फिर श, जहाँ स है वहां श बोल दिया, जहाँ श है वहां स बोल दिया। ये तो भाषाएं हैं ना, तो भाषा तो ठीक रहनी पड़ेगी। अब उस पर कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं जी तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? अगर मैं आपसे कहूँ कि यार फूल लग रही हो, तो क्या मतलब हुआ इसका? बताओ। फूल का मतलब अंग्रेजी वाला मूर्ख हुआ, कि मूर्ख हो तुम फूल हो। मैंने बोला फूल हो यार, तुम खुश हो गई, फूल का है, तुम तो मूर्ख कह दिया मैंने। और जबकि वो होता क्या है? फूल। क्या होता है? फ, है ना? फूल। तो फ और फ में तो फर्क है ना उसमें। अब गम है, एक शब्द है, हम कहते हैं ना कि क्या हो रहा है, बड़ा गम हो गया। गम तो वो अंग्रेजी वाला है जिससे चिपकाते हैं, वो तो गम है, ग के नीचे नुक्ता है उसमें, गम है ना। हम गलत को भी गलत ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में, ये नहीं कह रहा कि उर्दू फारसी सीखने लग जाओ, लेकिन आपकी आम बोलचाल की भाषा में, देन आपका अंग्रेजी में। अब सब कहते हैं अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आप गलत ही बोल रहे हो ना। भाषा है वो अंग्रेजी, वो ट्यूशन है, वो ट्यूशन कैसे बोल सकते हो उसको? गलत है ना वो। तो हम, क्योंकि हमारी शब्दावली में तो वो है हिंदी अंग्रेजी के शब्द मिक्स हैं, उसमें उर्दू भी आ जाती है कभी कभी, हिंदुस्तानी उसमें। तो हमें अपनी जबान साफ करनी है। वो क्यों करनी है? वो इसलिए नहीं कि कल को आप पढ़ाओगे, इसलिए कि आप सोचिए कल को आप बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे कहीं पे जाओगे, अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई गलत बोल रहा है। एंड क्या होता है, इसी तरह फिर वो भाषा खराब होते चले जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी करें, और जो प्राइमरीली मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, कुछ उस फील्ड में करने की कोशिश कीजिए, उससे हम मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। देखिए वो चाइना वालों ने क्या किया, अभी वहाँ चाइना को सेमवाल जी कह रहे थे ना, तो बहुत बार क्या होता है ना, सीखने की चीजें सबसे होती हैं। चाइना और जापान में गया नहीं हूँ, मैंने उदाहरण सुने हैं सिर्फ। देखो वहाँ 2 चीजें हैं। एक, एक्चुअली जापान वालों ने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल चीजों को नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया।
पहले क्या होता था बच्चों, जैसे अब तो नहीं देखने को मिलता है, बट 20-25 साल पहले तक भी, या हो सकता है अभी गांव में जो होंगे वे भी करते होंगे। क्या होता था कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का मतलब क्या है, सिर्फ आपको पढ़ाना, पास करना, नौकरी दिलाना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आपकी एक लाइफस्टाइल कि आपके ये जिंदगी भर काम आएगी। मान लीजिए आपने हिंदी सीखी, उसमें बोलना, तो ये हिंदी जीवन भर काम आएगी। विज्ञान सीखा तो ये विज्ञान आपके लाइफ में काम आएगा। अगर आपने गणित सीखा है तो आप कल को बिजनेस में या किसी भी चीज में जाएंगे। गणित का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता है, गणित, गुणा, भाग, जोड़, वो आपकी बाकी चीजों में भी आएगा। तो एक लाइफस्टाइल आपकी तैयार करता है। सेम क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे कि स्कूल में ही बच्चों से खाना बनवाया जाता था, बर्तन धुलवाए जाते थे। स्कूल में झाड़ू भी बच्चे ही लगा रहे होते थे। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते थे उनको झाड़ू भी रखनी होती थी और झाड़ू भी लगाना होता था। फिर वो बच्चे घर जाते थे, वो पानी भी लेके आ रहे होते थे। कई बार वो जो घर के बड़े हैं उनके साथ में दूध भी निकाल दिया करते थे गाय और उसका। तो बेसिकली क्या है, फिर क्या होता था, खाना भी, जैसे मान लो मदर कुछ कर रही है, यार तो सब्जी काटे, तो बच्चे धीरे धीरे सब्जी काटना भी सीख गए। उसी तरह से जिससे घास काट रहे हैं उसी से सब्जी कट रही होती थी, और कई बार उसी से उंगली भी कट जाती थी। ठीक है, तो अब ये पूरा एक इकोसिस्टम आप, अच्छा दाल कैसे वो करते हैं आपको पता होता था। घाट तक बिकस क्या है, ज्यादा अनाज होता था तो आप साथ में जाते थे, तो आप उस प्रोसेस को देखते थे कि वहां पे पीसा कैसे जाता है। तो आप हर एक प्रोसेस को, और ये आपके लाइफ में काम आती है। इसलिए घर में सामान पूछने में बहुत ज्यादा हम वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे को और ये पेरेंट को ये सोचना चाहिए, एक पैसा ना, आप जीवन में जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, दुनिया में जब तक धक्के नहीं खाओगे। अभी क्या सोच रहे हैं ना, हम बगल वाले से कितना बेहतर हो सकते हैं, हम खाली इस पे लगे थे। उसका 2 मंजिल का घर है तो हमारा 3 हो गया, तो हम खुद को प्राउड फील कर लेते हैं। उसके बाद स्कूटर है तो हम नया बाइक उठा लेते हैं, तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले ललित भैया, मैं, हमारे कुछ मित्र यहाँ पे मसराना करके जगह है, सुवाकोली से थोड़ा पहले, तो हम रात को वहाँ स्टे करने आए। सुबह हम हॉल लगा हुआ था एकदम, बिल्कुल धुआं हो जाता। तो ऐसे मेरे को ख्याल आया वहाँ पे कि जब हम देहरादून में होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारी ना इतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाए, ऐसे दूर से सड़क पे कोई निकले तो दिखे ओवर एरिया लिखा हुआ बड़ा बड़ा, या किसी और की फैंटेसी होती होगी मेरे ना 5 बीघा में घर हो जाए ऐसे चौड़ाई में। लेकिन जब मैं मसराना में वहां पे बैठा हुआ था और सामने हॉल लगा हुआ था ना, मेरे को ये लगा कि अगर मैं देहरादून शहर में 50 माले की बिल्डिंग भी बना दूं ना फ्लोर की, और ये 50 बीघा भी कर दूं ना, इस जगह पे जहां पे बैठा हूँ कितना छोटा है, वहां से कितना छोटा है वो, कितना नीचे है, जिसको मैं बहुत बड़ा समझ रहा हूँ उस जगह। एक्चुअली लाइफ में यही होता है, जब हम अपने एक छोटे से कुएं में, दायरे में रहते हैं, हमें लगता है हमने बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि हम कंपटीशन ही बगल वाले से कर रहे हैं। और जैसे जो लोग कर रहे हैं बिजनेस, मेनली शॉपकीपर्स भी है, वो भी बिजनेसमैन ही एक तरह से, पर उनका इतना अच्छा नहीं चलता है रीजन बिजनेस। बता दो, मैं इसीलिए समझ गया सवाल, रीजन बता देता हूँ। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं लोग। वो सोल्यूशन ही नहीं है ना। मैं उदाहरण देता हूँ। आज से 24 साल पहले बागेश्वर में तकरीबन सन 2000 के आसपास ऑल्टो गाड़ी आई। एक कोई भाई साहब ले आए ऑल्टो, तो उनकी गाड़ी सब बोलने लगे यार जीप में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, कार में जाएंगे। ठीक हो गया जी, उनकी कार चलने लगी तो बगल में एक और ने कार निकाली, फिर एक और निकाली, फिर एक और निकाली, फिर वैगनार आ गई, फिर लोगों को लगा वैगनार लेनी चाहिए, फिर स्विफ्ट आ गई। आज के टाइम में मैं कई बार देखता हूँ बागेश्वर में गाड़ी 4 होती है, हर एक गाड़ी में एक सवारी बैठी है, मतलब सवारी कम और गाड़ी ज्यादा। हमें मार्केट का साइज देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सड़क किनारे घर बनाने वाला हर आदमी एक शटर डाल देता। अब मुझे एक बात बताइए, एक मोहल्ले में मान लो 10 परिवार रहते हैं, और 10 परिवार में 5 या 6 लोगों के हिसाब से 60 आदमी हैं, और 10 दुकानें खुल हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप अपनी दुकान से लोगे, वो अपनी दुकान से, या आपके पास वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसके ग्राहक कितने हैं। हमारा वो मैनेजमेंट, वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है हमारे। हम क्या सोचते हैं, किसी एक का स्कूल चल रहा है, बगल में स्कूल खोल दो, इसकी दुकान चल रही, दुकान खोल दो, इसका पंप चल रहा है, इसका पंप खोल दो, इसकी ऑल्टो चल रही, मैं भी ऑल्टो डालूंगा। हम वहाँ ट्रैप में फंस जाए, हम रेप्लिकेट बिल्कुल सेम कॉपी पे लग जाए। कॉपी पे नहीं हो, क्योंकि आपको मार्केट का साइज भी तो देखना पड़ेगा ना कि यार ये मार्केट, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, इससे कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हम वो नहीं करते, हम सीधा सोचते हैं कि इसमें पीला खोला है, मैं नीला शटर लगाऊंगा, मेरे यहाँ भी तो वही बिस्किट मिल रहा है जो इसके यहाँ मिल रहा है। हम ये छोटा उदाहरण देता हूँ, आप रियलिटी शोज देखते हो, कोई तो देखा होगा, इंडियन आइडल, सारेगामा का देखा आप लोगों ने। बहुत बार वहाँ सिंगर आते हैं जो पुराने सिंगर्स के गाने गाते हैं। आदमी कहते हैं यार ये तो बिल्कुल किशोर कुमार जैसा गा रहा है,
ये बोले ये तो बिल्कुल इमेज जैसा गा रहा है, बोले ये तो बिल्कुल आतिफ जैसा गा रहा है, बोले ये तो बिल्कुल उदित नारायण जैसा गा रहा है, बोले ये तो बिल्कुल सोनू निगम गा रहा है। अब एक बात बताओ, ठीक, अगर गवाना ही होगा तो आदमी ओरिजिनल सोनू निगम से गवाएगा ना, उससे क्यों गवाएगा जो उसका जैसा गा रहा है? ये प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ। इसीलिए आपने देखा होगा रियलिटी शो से निकला हुआ एक भी आदमी, एक भी कह रहा हूं मैं, जीरो है। मतलब उसका अगर आप आंखों ही देखोगे, जितने भी विनर है, एक भी विनर का कोई गाना नहीं सुना होगा तुमने फिल्म में, या एक आध गाना आ गया होगा तो आ गया होगा। क्यों? अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल नहीं जीता था, वो बाहर हो गया था। और अरिजीत सिंह के आप गाने देख लो, और फेम गुरुकुल जीतने वाला काजी तौकीर देख लो, अच्छा टैलेंटेड हुआ है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ, नेहा कक्कड़ ने कौन सा जीता था? वो भी रियलिटी शो में गई थी। सो मेरा कहने का ये मतलब है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मगर जब हम बिल्कुल डिट्टो कॉपी मारते हैं ना, तो वो उस टाइम के लिए ताली बजाने को तो ठीक है, लेकिन वो लॉन्गर रन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। दुकानें इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ग्राहक कम और दुकान ज़्यादा होगी, इसलिए नहीं चल रही। आप किसी कैब वाले से टैक्सी के बाद खुद की कार नहीं होती। धीरे धीरे क्या हुआ, बैंक वगैरह फाइनेंस जैसे उनको करना है वैसे मैंने लेना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि मेरे पास भी कार आ गई। दूसरा, आबादी बढ़ी है लेकिन गाड़ियां भी बढ़ गई, तो वो बैलेंस हमें समझना पड़ेगा कि कैसे। जैसे एक स्कूल में 500 बच्चे जा रहे हैं, बगल में 4 खुल गए, तो वो डिवाइड हो गए ना उस लोकेलिटी के, तो फिर वो 100 ही तो रह जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। Anyone else?